हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे छायावाद पे चौथी क्लास। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। प्रथम क्लास में छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, तथ्य थे और दूसरी क्लास में जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं का विश्लेषण हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे देखते हैं सूर्यकांत जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल नामक मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो राम सहाय त्रिपाठी तथा इनकी पत्नी कौन थी? तो मनोरमा देवी। और पुत्री का नाम क्या था? सरोज मिलता है। तथा इनकी माता का क्या नाम था? रुक्मणी। नाम क्या था? रुक्मणी। जैसे प्रश्न बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की पत्नी का क्या नाम था? तो मनोरमा देवी था। क्या नाम था उनकी पत्नी का? नाम मनोरमा देवी। और उनकी माता का नाम रुक्मणी देवी। निराला जी के बचपन का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था और यह अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। किस दर्शन से प्रभावित थे ये? तो अद्वैतवाद दर्शन से। इनकी प्रथम कविता का नाम जूही की कली है। इनकी प्रथम कविता का क्या नाम है? जूही की कली। जबकि रामविलास शर्मा ने क्या माना है? निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो माता की वंदना, जो 1920 ईस्वी में है। जबकि सर्वमान यही माना गया है कि इनकी प्रथम रचना जूही की कली है। और लेकिन रामविलास शर्मा ने उसे नहीं माना। इन्होंने कहा कि माता की वंदना इनकी प्रथम कविता है। चलिए देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी, पार्टी नहीं है, त्रिपाठी लिखा हुआ है। त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अनामिका, जो 1923 में है, परिमल 1930 में, गीतिका 1938 में, तुलसीदास 1938 में। अरिमा नहीं है, अरिमा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अरिमा कब है? तो 1943 में। कुकुरमुत्ता 1942 में, बेला 1946 में, नए पत्ते नहीं है, पत्ते 1946 ईस्वी में। तो इनको आप लोग क्रम वाइज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। इनका रचनाकाल भी, अनामिका का रचनाकाल क्या है? यह सबसे पहले इनकी कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 ईस्वी में, आराधना 1945 ईस्वी में, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में, माँ राम की शक्ति पूजा क्या है? राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में, आराधना 1945 ईस्वी में, शीतकुंज 1949 ईस्वी में। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? चतुरी चमार, राग बिराग, गर्म पकौड़ी, रानी और कानी, स्फटिक शिला। इनकी अन्य कहानियां हैं, अन्य रचना है। निराला जी की रचना अनामिका तथा गीत कुंज के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि निराला जी की रचना जो है अनामिका, उसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? तो 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। कितने हुए थे? 2 संस्करण। अनामिका सर्वप्रथम 1923 में, इनका प्रथम संस्करण 1923 में आया था तथा दूसरा संस्करण 1932 में प्रकाशित हुई। अनामिका में संकलित कविताएं। अब प्रश्न बन सकता है कि अनामिका में कौन सी कविताएं संकलित नहीं है? तो आपको ये याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कौन सी संकलित है कविता? प्रेयसी रेखा, वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति राम की शक्ति पूजा। यह सभी रचनाएं अनामिका में संग्रहित है। जितनी भी रचनाएं हैं ये अनामिका में क्या है? संग्रहित है। तो अगर आपको याद रहेगा कि प्रेयसी किसमें संग्रहित है? अनामिका में। तोड़ती पत्थर किसमें संग्रहित है? तो अनामिका में। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड, राम की शक्ति पूजा, जितनी भी कविताएं हैं सब ये अनामिका में संग्रहित है। अगर याद रहेगा आपको, तो अगर प्रश्न में आएगा तो इसमें कौन सा नहीं है तो आप आराम से कर लेंगे। परिमल काव्य संग्रह में प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं। परिमल काव्य संग्रह में प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं या संग्रहित। चलिए आगे देखते हैं परिमल में कौन कौन सी संग्रहित कविताएं हैं। ये संग्रहित
संग्रहित कविताएं। परिमल काव्य में संग्रहित कविताएं कौन कौन सी हैं? तो जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दिन बहू, विश्वास, पंचवटी प्रसंग। क्या है पंचवटी प्रसंग? पंचवटी किसी और रचनाकार की भी रचना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा पंचवटी किसकी रचना है, अगर आप लोग को याद होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्कुर मुत्ता काव्य संग्रह में संकलित कविताएं। अब कुक्कुर मुत्ता में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं? खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग, रानी कहानी। अगर आपको ये सारी रचनाएं अगर याद रहेगी तो अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि कुक्कुर मुत्ता में कौन सी कविताएं संकलित नहीं है, तो अगर याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं कुक्कुर मुत्ता में संकलित है, कौन सी अनामिका में है, कौन सा परिमल में है। ये सब लोग ये जितनी भी रचनाएं हैं सबको अच्छे से याद रखिएगा। कुक्कुर मुत्ता का पूर्वार्ध भाग हंस पत्रिका में संकलित है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि हंस पत्रिका में कुक्कुर मुत्ता का कौन सा भाग संकलित है, तो पूर्वार्ध भाग हंस पत्रिका में संकलित है। और यह कैसी रचना है? तो यह व्यंग परक रचना है, पारक नहीं परक रचना है। यह प्रतीकात्मक रचना। यह कुक्कुर मुत्ता कैसी रचना है? तो प्रतीकात्मक रचना है, किसी चीज़ को प्रतीक बनाकर लिखा गया रचना। कुक्कुर मुत्ता में पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का वर्णन है। इसमें पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का वर्णन है या चित्रण किया गया है। इस रचना में निराला ने संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसमें किसका प्रयोग किया है? तो उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। इस रचना में निराला ने प्रतीक शैली को अपनाते हुए पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक गुलाब माना है और श्रमिक वर्ग को क्या माना है? कुक्कुर मुत्ता का प्रतीक माना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निराला की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है? बादल राग, संध्या सुंदरी, यमुना के प्रति, वरदे बीड़ा वादनी वरदे, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। ये जितनी है सब निराला जी की कविताएं हैं। अब राम की शक्ति पूजा के बारे में देखते हैं क्या है। यह बांग्ला भाषा की कृति वास रामायण पर आधारित है। शक्ति पूजा किस पे आधारित है? तो एक कृतिवास पर, बांग्ला भाषा में कृतिवास रामायण पर आधारित ग्रंथ है और इसमें पुरुष और कर्म का संदेश दिया गया है। निराला जी की किस रचना में पुरुष और कर्म का संदेश दिया गया है? तो शक्ति की पूजा में, राम की शक्ति पूजा में। और इसमें छंद कैसा है? तो शक्ति छंद है और राम की शक्ति पूजा को लंबी कविता माना गया है। जूही की कली। अब इनके लिए ये जूही की कली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनकी प्रथम कविता भी मानी जाती है। इसी रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ये छापने से मना कर दिए थे। चलिए जूही की कली ये मतवाला पत्रिका में किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो मतवाला पत्रिका में प्रकाशित है। भिक्षुक ये 17 नवंबर 1923 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित है। ये भी मतवाला पत्रिका में ही प्रकाशित है। भिक्षुक से प्रश्न हो सकता है कि भिक्षुक किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब बादल राग प्रश्न हो सकता है कि बादल राग में कितने खंड है? तो बादल राग में 6 खंड है और ये कैसा काव्य है? तो ये गीत काव्य है। परिमल ये छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व विद्यमान है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व निराला जी की किस रचना में देखा जाता है? तो परिमल रचना में। अब इनकी दूसरी रचना देखते हैं हम लोग, तुलसीदास। ये भी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तुलसीदास जो 1938 ईस्वी में है। तुलसीदास प्रबंध काव्य कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। इस रचना में तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा गौरवशाली मूल्य की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है। तुलसीदास अपनी पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन होने की घटना का वर्णन है। तुलसीदास नामक रचना में सबसे कठिन छंद का प्रयोग हुआ है। ये छंद नहीं है, ये छंद का प्रयोग हुआ है। टूक का पालन किया गया तथा टूक का पालन किया गया। इसमें कुल 909 जानो नहीं है, 909 छंद, 909 छंद
का प्रयोग हुआ है। कितने छंद का प्रयोग हुआ है तुलसीदास में? तो 909 छंद का प्रयोग हुआ है। इसे प्रबंध काव्य में खंड काव्य कहा जाता है। और यह किसमें प्रकाशित हुई थी? तो तुलसीदास सुधा पत्रिका में। और इसमें अंक कितने हैं? तो 5 अंकों में प्रकाशित हुआ था। कितने अंकों में? तुलसीदास 5 अंकों में प्रकाशित हुआ था। कितने अंकों में तुलसीदास? तो 5 अंकों में। अब इनकी सरोज स्मृति, यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक इसकी रचना है, इसका रचना काल क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रचना में निराला जी ने सरोज के बदलते हुए मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन, क्या हुआ? शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को बेझिझक लिखा है। सरोज कौन थी? इनकी 18 वर्षीय पुत्री थी, जिसके बारे में इन्होंने अपनी रचना सरोज स्मृति में लिखा है। क्या है इसमें? यह सुख गीत है जिसे कवि ने, सुख नहीं दुख की गीत है, जिसे कवि ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के करुण स्मृति में लिखा है। करुण स्मृति में लिखा है। इस ग्रंथ में करुणा स्मृति दोनों रूपों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिकोण होता है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि निराला जी की किस रचना में करुणा एवं स्मृति दोनों रूपों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिकोण मिलता है? तो सरोज स्मृति में मिलता है। अब इनकी रचना अडिमा नहीं है, अडिमा रचना। इस रचना में कवि का दृष्टिकोण अर्थात वादी तथा शैली अधिक सरल हो गई है। आज के लिए इतना ही। अब निराला जी की जितनी भी रचनाएं बची हैं दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा।